दिस इज़ वैष्णवी चौहान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जेन्युइन स्टडी पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लास्ट क्लास में सेल बायोलॉजी टॉपिक के अंदर हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, देन हम आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होगी, और अगर आप ये क्लासेस बीच में से स्टार्ट करोगे देखना तो आपको ये टॉपिक समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये टॉपिक अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसकी फर्स्ट क्लास से लेकर के जहाँ तक ये टॉपिक ख़त्म हो वहाँ तक ये क्लासेस ज़रूर देखें, तो आपको यह टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट क्लास में हमने सेल बायोलॉजी के अंदर जो सेल थ्योरी स्लीडन एवं स्वान ने प्रस्तुत की है उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने रुडोल्फ विर्चो के बारे में पढ़ा था कि इन्होंने ओमिनस सेलुला ई सेलुला नाम से एक फैक्ट प्रस्तुत किया था, जिसका हिंदी में मीनिंग है प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। यहाँ तक पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार, जिसमें हमने एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव के बारे में पढ़ा था। एक कोशिकीय जीव ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण या जिनके शरीर में केवल और केवल एक कोशिका पाई जाती है। एग्जाम्पल में हमने देखा था बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआम जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इनके शरीर का निर्माण इनके शरीर में केवल और केवल एक कोशिका पाई जाती है। देन हमने बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमारा शरीर, ह्यूमन बॉडी, जैसे सारे जीव जंतु और प्लांट्स, इन सभी में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। देन हमने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा था, मतलब कि कोशिका के प्रकार। प्रोकैरियोटिक कोशिका जिनमें सुविकसित केंद्रक का अभाव होता है, मतलब जिनमें केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होती है, और यूकैरियोटिक कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सभी कोशिकाएं एब्सेंट होती है सिवाय राइबोसोम के, 70 इस प्रकार का पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80 इस प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा, जिसको पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। और यूकैरियोटिक सेल के हम एग्जाम्पल देखे थे जैसे कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में भी हमने डिफरेंस देखा था। प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेन डिफरेंस यह था कि प्लांट सेल में जो है सेल वॉल कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। प्लांट सेल में हरित लवक पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में हरित लवक नहीं पाया जाता है। ये सारे डिफरेंस जो होते हैं हमने प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में देखे थे। फिर हमने कोशिका की स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया है। यहाँ तक की क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब इसके आगे की क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस ज़रूर करिएगा, ताकि जो डेली कंटेंट आपके लिए इतनी मेहनत से तैयार किया जा रहा है और टाइम टू टाइम आप तक पहुँच सके और आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सेल बायोलॉजी या कोशिका विज्ञान, इसके अंदर हम अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव। ये प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव के बारे में एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, जीवद्रव क्या है, या ये प्रोटोप्लाज्म नाम जो है ये किसने दिया है, प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले किसने देखा था, प्रोटोप्लाज्म किन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। सारे तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जिनके आंसर हम आज देखेंगे। प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव, जीवद्रव के बारे में सबसे पहले तो इसको देखा किसने था, तो इसको सर्वप्रथम जो है वह कोर्टी नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने जीवद्रव या प्रोटोप्लाज्म को सर्वप्रथम देखा था। फिर आता है कि प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया या प्रोटोप्लाज्म को नाम किसने दिया। तो प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले जो नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य जो नाम दिया है, उन वैज्ञानिक का नाम है पुरकिंजे। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य नाम दिया है। जबकि एक और वैज्ञानिक आते हैं डुजार्डिन, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म को सारकोड नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म को सारकोड नाम देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है, तो उनका नाम है डुजार्डिन। इस प्रकार से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जीवद्रव्य को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब P4 प्रोटोप्लाज्म, और P4 जब प्रोटोप्लाज्म नाम है तो इसका नाम जो है वह पुरकिंजे ने दिया है। P4 पुरकिंजे और P4 प्रोटोप्लाज्म, इस तरह से आप याद रख सकते हैं।
देखा किसने था? कोर्टी ने देखा था। इसको सारकोड नाम किसने दिया था? तो सारकोड ड से एंड हो रहा है, ड से डुज़ार्डिन। इस तरह से ट्रिक्स बना करके आप याद रख सकते हैं। नामकरण P फॉर प्रोटोप्लाज्म, P फॉर पुरकिंजे, सारकोड, सारकोड नाम प्रोटोप्लाज्म को डुज़ार्डिन ने दिया है तो सारकोड में ड एंड हो रहा है और ड से डुज़ार्डिन। इस तरह से ये मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया। देन एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि जो प्रोटोप्लाज्म है या जीव द्रव्य किन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, या फिर जीव द्रव्य के अंदर कौन कौन से दो पदार्थ शामिल होते हैं। तो जब मैंने आपको कोशिका की स्ट्रक्चर कल बताई थी तब मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर एक जेली के जैसा पारदर्शी पदार्थ भरा होता है जिसको कोशिका द्रव कहते हैं। और उसके अंदर जो न्यूक्लियस या जो केंद्रक है उसके अंदर जो पारदर्शी पदार्थ भरा होता है उसको केंद्रक द्रव के नाम से जानते हैं। तो ये दो चीज़ें जो होती है वो जीव द्रव के अंदर आती है। फर्स्ट, अब कोशिका द्रव को इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं और केंद्रक द्रव को न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। तो इंग्लिश में भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी दो चीज़ें आती है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दो के बारे में आपको विशेष करके ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बारे में एक वैज्ञानिक ने एक फैक्ट प्रस्तुत किया था। उन वैज्ञानिक का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है और वह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनका नाम है हक्सले। इन हक्सले नामक ने प्रोटोप्लाज्म के बारे में क्या कहा? तो इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को जीव कहा है कि जीव द्रव्य जो है वह जीवन का भौतिक आधार है। तो एग्जाम में ये सीधी लाइन आती है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ये लाइन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि यह किन वैज्ञानिक ने कहा है। तो ऑप्शन में आपको कोर्टी भी मिल सकता है, पुरकिंजे भी दे सकते हैं और डुज़ार्डिन, और फोर्थ ऑप्शन हो सकता है हक्सले। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। यह फैक्ट प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक जो है वह हक्सले साहब है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जीव द्रव्य के बारे में सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो आती है कोशिका भित्ति। मैंने कल आपको कोशिका की स्ट्रक्चर के बारे में समझाया था। तो हम उस कोशिका के अंदर बाहर से लेकर के अंदर तक उसमें क्या क्या होता है उन सारी चीज़ों के बारे में आप डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो कोशिका के सबसे बाहर की परत जो होती है उसको कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कि निर्जीव पदार्थों से मिलकर के बनी होती है। मान लीजिए यह एक कोशिका है, यह एक प्रकार की कोशिका है और इसके बाहर जो है इस प्रकार से ये एक ठोस मोटी परत कि एक सुरक्षा कवच का यह कार्य करती है, जिसको कोशिका भित्ति कहा जाता है। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से जूम करके देखेंगे, इस कोशिका भित्ति को अगर माइक्रोस्कोप से जूम करेंगे तो इसका इतना सा भाग जो, अगर हम इसको देखें तो इसका इतना सा भाग जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसमें ये प्राथमिक संस्तर आएगा, सेकेंड जो आएगा वह द्वितीयक संस्तर या सेकेंडरी लेमिला, प्राथमिक संस्तर को प्राइमरी लेमिला और द्वितीयक संस्तर को सेकेंडरी लेमिला, और कुछ इस प्रकार से यह मिडिल लेमिला होता है। फिर यह ये जो आपको पिंक कलर का जो भाग दिख रहा है सेल वॉल, उसको अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यह जो है इसको प्राइमरी लेमिला, ये अंदर जो है इसको सेकेंडरी लेमिला
और ये जो है इसको मिडिल लेमिला कहा जाता है। प्राथमिक संस्तर, द्वितीयक संस्तर और तृतीय मध्य संस्तर और मध्य संस्तर। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये बनते हैं कि ये प्राथमिक संस्तर या प्राइमरी लेमिला जो है यह किन पदार्थों से मिलकर के बना है, सेकेंडरी लेमिला किन पदार्थों से मिलकर बना है और मिडिल लेमिला किन पदार्थों से मिलकर बना है और उनका कार्य क्या होता है। तो सबसे पहला तो आप ये याद रखिए कि कोशिका भित्ति जो है वो 3 संस्तर से मिलकर के बनी होती है, जिनके बारे में अपने यहाँ देखा है। तो यह प्राइमरी लेमिला जो है ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज आदि पदार्थों से मिलकर के बनी होती है। सेकेंडरी लेमिला की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी लेमिला जो होती है ये लिग्निन, सुबेरिन आदि पदार्थों से मिलकर के बनी होती है। और जो ये मिडिल लेमिला है इस प्रकार देखिए, यह एक कोशिका है, इसके बाहर ये कोशिका भित्ति है, फिर ये दूसरी कोशिका है, इसके बाहर ये दूसरी कोशिका भित्ति है, यह तीसरी कोशिका है, इसके बाहर ये तीसरी कोशिका भित्ति है। तो ये मध्य संस्तर जो होता है, ये मध्य संस्तर का कार्य जो होता है ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका को जोड़ने का कार्य होता है। इस प्रकार से ये कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती है। अगर आपने घर बनते हुए देखा होगा, जैसे कि 2 ईंट होती है, उनको आपस में किस प्रकार से जोड़ा था, सीमेंट से। सीमेंट का लेप लगा देंगे उनमें तो वो 2 ईंटें जो होती है आपस में जुड़ जाती है। ठीक वैसे ही यह मिडिल लेमिला जो होती है ये 2 कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का, एक कोशिका दूसरी कोशिका से, दूसरी तीसरी से, तीसरी चौथी से, इसी प्रकार से जुड़ती चली जाती है। इसीलिए इस मिडिल लेमिला को जो होता है वह कोशिका सीमेंट के रूप में जाना जाता है, कोशिका सीमेंट कहा जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जो कोशिका भित्ति है उनके 3 संस्तरों में से किस संस्तर को कोशिका सीमेंट के रूप में जाना जाता है। तो आपको ये मिडिल लेमिला मेन रूप से ध्यान रखनी है। यह मिडिल लेमिला जो होती है यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेड लवणों से मिलकर के बनी होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेड लवणों से मिलकर के इस मिडिल लेमिला का निर्माण होता है। और यह मिडिल लेमिला जो होती है एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इस प्रकार से सभी कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। फिर ये सभी कोशिका आपस में मिलकर के ऊतक का निर्माण करती है, ऊतक से अंग का निर्माण होता है, जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था। तो आपको बस ये याद रखना है कि ये प्राइमरी लेमिला किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है, तो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज। सेकेंडरी लेमिला जो होती है लिग्निन, सुबेरिन से मिलकर के बनी होती है। एग्जाम में लिग्निन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो कोशिका भित्ति है उसके 3 संस्तरों में किस संस्तर में लिग्निन का सर्वाधिक जमाव होता है। तो वहाँ से आप आंसर ये सेकेंडरी लेमिला लगा सकते हैं। आपको बस ये 3 संस्तर के नाम याद रखने हैं और ये किन पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं इनका नाम याद रखना है। मिडिल लेमिला कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेड लवणों से मिलकर बना होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब इस प्रकार से जो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम तो मिडिल लेमिला ने कर दिया है। उसने कहा है कि कोशिकाओं को जोड़ने का काम तो मैं कर दूंगी, लेकिन इसके बीच में एक और की एंट्री होती है। एक सेकेंड में इस प्रकार से यह एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरी कोशिका से तीसरी कोशिका, इस प्रकार से इनमें एक होल जैसा संरचना पाई जाती है, जिसको
प्लाज्मोडेस्माटा नाम दिया गया है। प्लाज्मोडेस्माटा। अब ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? तो ये प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है यह निकट की दो पादप कोशिकाओं के मध्य पदार्थों के आवागमन हेतु कोशिका भित्ति में पाया जाने वाला छेद है। मतलब ये दो कोशिकाओं के बीच प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है यह कोशिका भित्ति में पाया जाने वाला एक छेद है जो कि दो पादप कोशिकाओं के बीच में। पादप कोशिका नाम क्यों आया यहाँ पे? जंतु कोशिका नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कोशिका भित्ति की, जो कि केवल और केवल पादपों के अंदर पाई जाती है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जंतुओं में यह एब्सेंट होती है, इसलिए यहाँ पर पादप कोशिका वर्ड का यूज़ हुआ है। आप ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ये कोशिका भित्ति के अंदर पाया जाने वाला एक किस प्रकार से होल है, छेद है, जो कि एक कोशिका से दूसरी, दूसरी से तीसरी कोशिका में, इस प्रकार से अन्य कोशिकाओं में पदार्थों के आवागमन हेतु सहायक होता है, जिसको प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। ये प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में भी आप ये फैक्ट याद रखिएगा कि ये पदार्थों के आवागमन हेतु सहायक होता है। पदार्थों के आवागमन हेतु सहायक होता है। नेक्स्ट, अब हमने तो पढ़ा है कि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, केवल प्लांट्स में पाई जाती है, लेकिन बैक्टीरिया एंड फंगस या जीवाणु और कवक, इन दोनों में कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। इन दोनों में कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है और यह कोशिका भित्ति जो होती है वो दो अलग अलग पदार्थों से मिलकर के बनी होती है। जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है, वह जीवाणुओं के अंदर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वह पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति जो होती है वह काइटिन पदार्थ की बनी होती है, जबकि जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। आप कफ और कवक, कफ और काइटिन, इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वह आती है कोशिका झिल्ली। कोशिका के स्ट्रक्चर में हमने सबसे भारी जो परत होती है कोशिका भित्ति, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर वाली जो परत आती है कोशिका झिल्ली, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती है और इसका कोशिका के अंदर क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है कि कोशिका झिल्ली किन पदार्थों से मिलकर के बनी होती है। तो यह कोशिका झिल्ली जो होती है यह वसा प्लस प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है, जिसको इंग्लिश में मतलब कि इसका पूरा नाम एक जो आता है वह लिपोप्रोटीन। इस लिपोप्रोटीन में लिपो का मतलब वसा और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन। तो क्वेश्चन बनता है कि कोशिका झिल्ली किन पदार्थों से मिलकर के बनी होती है, किसकी बनी होती है। तो ऑप्शन में लिपोप्रोटीन भी आ सकता है, वसा प्लस प्रोटीन भी आ सकता है, या अलग अलग ऑप्शन में दे सकता है। वसा, ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, और ऑप्शन डी में आ जाएगा कि उपरोक्त ए एवं बी। तो ए एवं बी में वसा एवं प्रोटीन दोनों होंगे, तो आप वहाँ पे ये राइट लगा सकते हैं। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि कोशिका झिल्ली जो बनी होती है वह लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है। अब इस कोशिका झिल्ली को समझाने के लिए दो वैज्ञानिक सिंगर एवं निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एवं निकोलसन ने मिलकर के एक मॉडल प्रस्तुत किया था जिसका नाम है लुड-मोज़ेक मॉडल या तरल मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल या लुड-मोज़ेक मॉडल। इन सिंगर एवं निकोलसन भाई साहब के अनुसार जो कोशिका झिल्ली जो होती है वह वसा की दोहरी परत से मिलकर के बनी होती है, जो कि इस प्रकार से होती है।
कोशिका झिल्ली वसा की दोहरी परत से मिलकर के बनी होती है, जो कुछ इस प्रकार से होती है। उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में इसको विस्तार से समझाया कि जो कोशिका झिल्ली होती है वसा की दोहरी परत से मिलकर के बनी होती है। ये दो परत जो होती है वसा की परत है, और इनमें प्रोटीन के अणु कुछ इस प्रकार से बीच बीच में या परिधीय भाग में व्यवस्थित रहते हैं, जो कि कोशिका के अंदर या बाहर पदार्थों के आवागमन हेतु सहायक होते हैं। इस प्रकार से दोनों ही वसा की परतों के बीच प्रोटीन के कण फैले रहते हैं। यह हो गया शीर्षस्थ भाग, यह हो गया आंतरिक भाग। अब एग्जाम में इस मॉडल से क्वेश्चन बनता है कि वसा की जो दोहरी परत होती है उसके अंदर जो शीर्षस्थ भाग है और आंतरिक भाग है, इनमें से कौन सा भाग जल विरागी है, मतलब कि जल में अघुलनशील है, और कौन सा भाग जो है वह जल में घुलनशील है। तो इसमें जो ये शीर्षस्थ भाग या जो ऊपर वाला भाग होता है, यह जो होता है वह जल रागी होता है, मतलब कि जल में घुलनशील होता है, जल में घुलने वाला होता है। और जो आंतरिक भाग जो अंदर की साइड होता है वह जल में घुलनशील नहीं होगा, यह जल विरागी होता है। ठीक है, तो आप ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। अब इस प्रकार से इसमें प्रोटीन के कण मौजूद होते हैं, जो कि कोशिका से बाहर या कोशिका के अंदर पदार्थों के आवागमन हेतु सहायक होते हैं। बाहर से अंदर जाने में और अंदर से बाहर जाने में यह सहायक होते हैं। कोशिका झिल्ली जो होती है वह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अब ये तो सिंगर एवं निकोलसन भाई साहब का मॉडल था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या तरल मोज़ेक मॉडल, जिसका वसा की दोहरी परत में इन्होंने समझाया है। लेकिन एग्जाम में कुछ और मॉडल्स के नाम भी आते हैं, उनके डायरेक्ट वैज्ञानिकों के नाम पूछे जाते हैं कि कोशिका झिल्ली के अंदर ये मॉडल किसने प्रस्तुत किया है। कोशिका झिल्ली के अंदर एक और मॉडल आता है, इकाई कला सिद्धांत। फर्स्ट तो अपन ने ये मॉडल देख लिया, सेकेंड आता है इकाई कला सिद्धांत। इसके अंदर एक और मॉडल के बारे में पूछा जाता है, सैंडविच थ्योरी, सैंडविच सिद्धांत या सैंडविच थ्योरी किन वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो ये जो इकाई कला सिद्धांत है यह रॉबर्ट सन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और जो ये सैंडविच थ्योरी है यह डेनियन एवं डेविसन नामक वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत की थी। डेनियन एंड डेविसन नामक वैज्ञानिकों ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो इस प्रकार से आप ये याद रख सकते हैं। यह थी कोशिका झिल्ली की संरचना। कोशिका झिल्ली के अंदर जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में अपन ने इस टॉपिक में डिस्कस किया है। तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा। इसके आगे के पॉइंट्स के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।